ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए लाया हूं विशेष कार्यक्रम हम बेटियां हमारी बात। बेटियां आसमान को छूने की ताकत रखती हैं, समुद्र की गहराइयों में जाना चाहती हैं। उन्हें तो बस मौका चाहिए, इतिहास रचना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, बेटियां घर का वो हिस्सा हैं जिनके होने से घर आंगन स्वर्ग जैसा हो जाता है, और ना हो तो घर की रौनक में हमेशा एक कमी नजर आती रहती है। बेटी अपने घर के हर सदस्य के लिए प्यारी होती है, तभी तो जब वो बेटी सयानी होती है और दूसरे के घर ब्याही जाती है तो अपनी बेटी को विदा करते समय घर के प्रत्येक सदस्य की आंखें नम होती हैं। वैसे किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, घर में बेटा हो तो भाग्य उदय होता है, मगर बेटियों का जन्म तो सौभाग्य से होता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और गौरव की बात यह है कि हमारी सनातनी संस्कृति में बेटियों को देवी का रूप समझा जाता है, नारी शक्ति की वंदना की जाती है। लेकिन दुखद बात यह है कि सामाजिक कुरीतियों, ओछी मानसिकता और पितृसत्तात्मक सोच की वजह से कुछ लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, उन्हें कमतर आंकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर बेटियों को कमजोर क्यों मान लिया गया? उनकी स्वतंत्रता पर पितृसत्ता ने कैसे नकेल कस दी? क्यों महिलाओं को चारदीवारी में बंद कर दिया गया? जबकि सच्ची बात तो ये है कि हमारा भारतीय समाज तो वो समाज है जहां रामायण और महाभारत काल से ही नारी को स्वयंवर चुनने का अधिकार प्राप्त रहा है। उन्हें हर क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, स्वावलंबी थीं। तो फिर कब और कैसे नारी शक्ति पर नियंत्रण रखने की परिपाटी शुरू हुई? असल में इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए अगर हम इतिहास में झांकें तो ये तथ्य सामने निकलकर आते हैं कि जब मुगलों और अन्य आक्रांताओं ने भारत पे आक्रमण किए और अपनी पशुवत प्रवृत्ति दिखानी शुरू की, तो उनके भय और कहर से अपनी बेटी बहुओं को बचाने के लिए हर सनातनी ने पर्दा प्रथा अपना लिया। इन्हें घर की चारदीवारी में बंद करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार भारत में मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ पर्दा प्रथा ने भी सामाजिक व्यवस्था में अपने पैर जमा लिए। उत्तरी भारत एवं पूर्वी भारत में पर्दा की प्रथा जो सर्वसाधारण में पाई जाती है, उसका आरंभ मुसलमानों के आगमन से हुआ। धीरे धीरे हिंदू सरदारों और उच्च वर्ग ने भी शासकों का अनुसरण कर अपने अंतःपुरों में इस प्रथा को लागू किया, और फिर उनका अनुसरण करते हुए समाज के अन्य वर्गों ने भी पर्दा प्रथा अपना लिया। तो इस तरह स्त्री शिक्षा समाप्त होने, कम आयु में विवाह होने के कारण अनुभवहीन स्त्रियों का परिवार में सम्मानजनक स्थान नहीं रहा, और धीरे धीरे नारी जाति को पुरुषों के मुकाबले कमतर माना जाने लगा। दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, निकाह हलाला जैसी कई सामाजिक कुप्रथाओं के चलते कई बेटियां कोख में ही मार दी जाने लगीं, जो कि कानूनन अपराध है। कुछ ने बेटियों को जन्म तो दिया, लेकिन बचपन से ही उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया। उसे लड़कों के जैसे आज़ादी नहीं दी गई, या ये कहें कि हर तरह से उसे आगे बढ़ने से रोका गया। अपने जीवन पाने के संघर्ष में हर बार बेटी पूछती रही, मेरा क्या दोष? वो गुहार लगाती रही, मुझे जन्म दो, फलने फूलने और आगे बढ़ने का मौका दो। मैं भी देखना चाहती हूँ अपनी माँ की ममता, पापा का प्यार और घर परिवार के सभी सदस्यों का दुलार। मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, हरि
जी हाँ श्रोताओ, अपनी माँ के गर्भ में पल रहे हर एक बच्ची एक सपना देख रही होती है। अपनी माँ के कोख से निकलकर संसार देखने की इच्छा पाले रहती हैं और सबसे बढ़कर अपने माँ बाप और अपने परिवार के सभी सदस्यों से दुलार पाने की चाहत रखती हैं। लेकिन इन सब आकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लग जाता है जब बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध में माँ बाप समेत वो तमाम लोग जो इस भ्रूण हत्या में शामिल होते हैं वो सब एक अपराधी हैं, दोषी हैं, क्योंकि जीव हत्या महाअपराध है। सभी धर्मों में जीव हत्या को अपराध कहा गया है। अब भारतीय कानून के अनुसार भी भ्रूण हत्या दंडनीय अपराध है। दोस्तों, बेटियों के घटते अनुपात और उनके पिछड़ेपन को देखते हुए भारत की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से एक मिशन आरंभ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी सन 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान भी होता है। ये योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से लगभग सभी राज्यों में मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स चलाए जा रहे हैं। जिला स्तर के कर्मचारियों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से देखें तो सरकार अपने स्तर पर भरसक प्रयास कर रही है जिससे बालिकाओं के जीवन पाने का अधिकार सुनिश्चित हो सके, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। लेकिन दोस्तों, जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस महाअभियान में शामिल नहीं होगा, इस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प पूरा नहीं होगा। इस संबंध में आइए सुनते हैं कुछ बेटियों को जो आपसे अपनी बात कहना चाहती हैं। मेरा नाम अनाइजा शर्मा है। मैं कक्षा में केजी में पढ़ती हूँ। नमस्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात घरे घरे पहुँचाओ। बेटी ने नहीं नटा और मेरे घरे पट्टी गया। मेरा नाम अंजलि आनंद है। मैं एडवर्टाइजिंग एंड पीआर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईएमसी। मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ और उसमें काम करना चाहती हूँ एज अ कॉपी राइटर। इस पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो चीज़ है और इसको बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, पर एक और साइड है जो मुझे बहुत ट्रिगर करता है कि बहुत लोग बस पढ़ाई या कोई लड़की साइंटिस्ट बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, उसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। बट इवन मॉडलिंग में जा रही है कोई लड़की या फिर एक्टिंग कर रही है, उसको नहीं बोलते, बोले दिस इज़ नॉट अ रियल एम्पावरमेंट बट दिस इज़। तो ये जस्टिफाई करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? तो अभी भी हमको इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज कि हम पढ़ने एक्स्ट्रा चीज़ों पे भी ध्यान दें। हाँ ठीक है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी एक एम्पावरमेंट का पार्ट है और इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। ये भी बात है कि ये जो स्कीम आई थी मेनली रूरल एरिया पे इम्प्लाई करती है कि उधर के लोग, पर अभी भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10th तक भी या 12th तक पढ़ा दिया तो उन्हें लगता है बहुत पढ़ा दिया। तो इसको अभी भी चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे वही लगता है कि अभी भी रूरल लेवल पे पेनिट्रेट नहीं कर पाई है ये चीज़, तो इस पे काम करने की ज़रूरत। मेरा नाम प्राची है और मैं आईएमसी की छात्रा हूँ और मैं तो पत्रकार बनना चाहती हूँ। बेसिकली मेरा व्यू ये है कि अगर एक केस देखा जाए तो बिहार में ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको पैसे मिलते हैं अराउंड 50,000 वो गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह से वो सिर्फ वुमेन लोग के लिए होती है, लाइक लड़कियों के लिए होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है क्योंकि लोगों को पैसों के वजह से भी लोग ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं और लोग मतलब फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। अगर पैसे मिल रहे तो क्यों नहीं ग्रेजुएशन क्यों ना ख़त्म कर ले। तो ये बोला जा सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो मुद्दा है ये बहुत सालों से चल रही है और टाइम लगेगा इसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचने। अगर देखा जाए तो हाँ बदली है, बट अभी भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं जानते कि बेटियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है और कितना आगे बढ़ सकता है हमारा कंट्री बेटियों के पढ़ने के वजह से। जैसे अभी हमने देखा रिपब्लिक डे में कि कैसे दिल्ली वुमेन पुलिस वाले थे, उन्होंने परेड की और वुमेन लोग का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था परेड में। तो हाँ इन सब से हमको ये ज़रूर पता चलता है कि लाइक जितना बेटियाँ आगे बढ़ेंगी देश भी आगे बढ़ेगा।
My name is Bhuvarshita. I'm a student of MA Linguistics. Regarding Beti Bachao, the female labor force participation in India has fallen from 35% to 26% within 10 years from 2004 to 2015. And a lot of people give a lot of reasons for it, which are economic or social in nature, such as that women prefer to study and then not do jobs if they can stay at home conveniently. And those are reasons given by economics and social commentators. But I've not seen anyone talking about the fact that this was the generation that was killed by female feticide to such an extent that those women don't exist. Women that don't exist cannot participate in the labor force, and I've not seen anyone mention the fact that this is a significant reason for the decline in female labor force participation. That's all I have to say. हम बेटियां हमारी बात पे मैं अपने कुछ व्यूज़ रखना चाहती हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। MA सोशियोलॉजी मैंने किया है यहाँ से, और मेरा ये मानना है कि हमारी बेटियां जो हैं उनकी स्ट्रगल की पहली शुरुआत होती है उनके घर से, और मुझे लगता है कि जो पहला सपोर्ट आता है वो आता है हमारे माँ बाप से और जो भी हमारे प्रियजन रहते हैं उनसे। तो ये मैंने देखा है अपने साथियों के साथ होते हुए कि हर कदम पे उन पे एक तरह का दबाव बना रहता है कि वो अपने आप को समाज की दृष्टि में सबसे अच्छा बनाए रखें, एक गुड गर्ल की तरह बिहेव करें, और उससे थोड़ा सा भी अगर वो डेविएट होती हैं तो तुरंत उन पे एक्शन लिया जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरह का दबाव, इस पे बहुत विचार करने की ज़रूरत है एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स, और आप जिस भी पोजीशन में हो मुझे लगता है कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरे इस बिहेवियर से मेरी फीमेल फ्रेंड या मेरी बेटी या मेरी किसी भी तरह की फीमेल कोलीग को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। इसका एक स्वाभाविक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने घर की लड़कियों को बात करते देखते हैं लड़कों से, तो तुरंत उन पे इस तरह का आप दबाव नहीं बना सकते कि आप लड़कों से क्यों बात कर रहे हैं। हम एक समाज में रहते हैं और मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे समाज में लोगों का आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे विचार खुलते हैं और हम आगे की दरवाजे खोल सकते हैं अपने करियर को लेके। इसलिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, उसमें खास करके हमारी माताओं को हमें उतना ही हक देना चाहिए जितना वो हम पर समझती हैं अपना। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे माता पिता दोनों हमारे फ्रेंड्स की तरह आगे आएँ, वो हमारी हर बात को सुने समझें बिना हमें जज किए, और हम पे किसी तरह का दबाव बनाने से पहले एक बार सोचें कि क्या ये दबाव वो अपने लड़के पर भी बना रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा जो आंदोलन है जो कि घर घर तक पहुंचा है, तो उससे ये मैसेज जाना चाहिए कि पहले हमें अपनी बेटियों के लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए पूरे समाज से कि वो भी जब भी बेटियों की बात आए तो 2 बार सोचे कि कहीं वो उन पे कोई नेगेटिव दबाव तो नहीं बना रहे। उनका सपोर्ट तो करें ही, साथ बैक ऑफ द माइंड ये रखें कि हमारे किसी भी छोटे से बड़े एक्शन से उनके करियर को किसी तरह का हार्म ना पहुंचे, उनके मेंटल हेल्थ को किसी तरह का हार्म ना पहुंचे। होता ये है कि बेटी जब घर में पैदा होती है और खासकर वो बच्चियाँ जो थोड़े पिछड़े समाज से आती हैं या फिर गाँव या फिर सेमी अर्बन एरिया से आती हैं, उन पे एक तरह का उनके माता पिता का ही नहीं उनके पूरे बड़े परिवार का दबाव रहता है कि जल्द से जल्द इसकी बेसिक पढ़ाई लिखाई खत्म कराकर उसकी शादी कर दी जाए। तो वो लॉन्ग टर्म जो पढ़ाई का रहता है जो लड़कों में अक्सर देखा जाता है वो लड़कियों को नहीं मिल पाता है। तो मैं इस बात पे पूरी सहमति रखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने वो स्टेप लिया। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम गांव से आए हैं, ये हम पहली जनरेशन लर्नर्स हैं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम लिया कि उन्होंने मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा दिखाया कि ये कहीं भी जाकर पढ़ सकती है अपने दम पर। मैं PhD करना चाहती हूँ, समाजशास्त्र की मैं स्टूडेंट हूँ, उसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इस लॉन्ग टर्म से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि काफ़ी लोग मेरे समाज में और मेरे रिश्तेदार ये मानते हैं कि इस दौरान लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए ताकि उनका बर्डन हम अपने सर पे से उतार सकें। तो इस मामले में मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छी सोच विचार रखते हैं, वो इस तरह की तंग भावनाओं से काफ़ी लड़ते रहे हैं। इस तरह की मैसेजेस हर घर पे, हर इंसान, हर
हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि हर तरह के ह्यूमन बीइंग के बारे में बहुत सेंसिटिविटी रखना चाहिए हमें और किसी भी तरह के उन पर दबाव डालने से बचना चाहिए हमें और जितना चाहे उतना समय ले सकती है पढ़ाई में। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन मैं रखती हूँ कि हर घर में हर बच्ची को मिले। तो इन्हीं बातों से मैं ख़त्म करना चाहूँगी अपनी ये बात। जी हाँ दोस्तों, भारत में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लड़के और लड़कियों में फर्क किया जाता है, जहाँ आज भी लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है और लड़कियों को नहीं भेजा जाता। कई माता पिता ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों के वयस्क होने का इंतजार करते हैं ताकि उनकी शादी कर दी जाए। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा दिए जाने के लिए और माँ बाप द्वारा उनकी शिक्षा पर जोर देने के लिए मोदी सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक मिशन मोड में देश भर में चलाई जा रही है और साल 2023 में इसमें कुछ चीजों को और जोड़ा गया, जिसमें उनके स्किल डेवलपमेंट्स, मासिक धर्म में स्वच्छता और बाल विवाह के प्रति जागरूकता पर खास ध्यान देने का प्रावधान है। दोस्तों, निस्संदेह बेटियों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना हमेशा फायदेमंद होता है। इनके पढ़ने और आगे बढ़ने से घर, समाज और देश स्वतः आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बेटियों ने पढ़कर गांव, समाज और देश का नाम रोशन किया है। इसका जीता जागता प्रमाण है मोहिनी जी, जिन्होंने माता पिता के सपोर्ट और स्वयं की मेहनत से बिजनेस की दुनिया में एक विशेष स्थान हासिल किया है। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मोहिनी शर्मा है। मेरा जन्म यूपी में हुआ था और एजुकेशन मेरी दिल्ली से है। और मेरे पापा ने मुझे है ना मन्नत में मांगा था किसी मंदिर में जाके मुझे एक बेटी चाहिए। तो उन्होंने मुझे हर जगह पर हर तरफ सपोर्ट किया। इवन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, हर चीज में मुझे आगे रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया अच्छे से। और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हूँ। मतलब ऐसे पेरेंट्स है ना बहुत रेयर होते हैं जो बच्चों की विश को है ना सपोर्ट करते हैं। ये चीज तो होनी चाहिए समाज के अंदर। अभी तो और ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम में देख रही हो कि जो बेटियां होती हैं वो लड़कों से ज्यादा नाम रोशन भी कर रही हैं और सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं एजुकेशन में। इवन हर फील्ड में बेटियां आगे हैं। बिजनेस वुमेन सबसे ज्यादा लेडीज अच्छी बन रही हैं अगर उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज मेरे ऊपर भी मेरी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे खाना भी बनाना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना एक लेवल अचीव कर रहे हैं। हम किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे, हम वो भी कर रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपना जो करियर है वो भी बना रहे हैं। तो एक लड़की जब इतना कुछ कर सकती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा करने की पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। वो घर भी चलाती है, वो फैमिली भी संभालती है, वो अपना करियर भी संभालती है। बस उसके विचारों को थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए, उसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए कुछ आगे करने के लिए। एटलीस्ट तुम उसको इतना मौका दो कि वो पढ़ सके, वो अच्छे से आगे अपना करियर चूज कर सके कि वो क्या करना चाहती है और कहाँ जाना चाहती है। पेरेंट्स के सपोर्ट से बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आए थे लाइफ में कि जब लगा कि शादी के बाद अभी ऑल सॉर्टेड है, फैमिली भी सारी चीजें समझती हैं कि आगे बढ़ना है और कुछ भी करना है, जो भी है वो सब चीजें समझने लगी है। यहाँ पर भी मुझे इवन इन-लॉज भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं अभी आज के टाइम पर। और ऐसे पल आए थे जब लगा था कि लड़कियां जो है वो पीछे रह जाती हैं या फिर उनकी सुनी नहीं जाती है। ये चीज लगा था मुझे, लेकिन आफ्टर मैरिज ही लगा। पहले शादी से पहले तो पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज को लेकर। एक मौका दो कुछ भी करने का, उनसे पूछो बेटियों से कि वो क्या करना चाहती हैं। ऐसा इंसिडेंस मेरी लाइफ में भी आया था। मेरी लाइफ में आया था आफ्टर 12th। मैं अपने पेरेंट्स में मतलब दादी और नानी की साइड में पहली ऐसी एक फीमेल हूँ जिसने आफ्टर 10th पढ़ाई की है। नहीं तो उससे पहले किसी ने भी कभी पढ़ाई नहीं की और 10th के बाद कोई आगे नहीं पढ़ पाया। बेटियों को पढ़ने नहीं दिया गया दोनों साइड में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, लेकिन 12th के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई जब पेरेंट्स बोले कि प्राइवेट से कर लेगी, कोई बात नहीं, ये करा देते हैं और शादी कर देंगे फिर उसके बाद। तो उस टाइम पर मैंने ये कंडीशन रखी कि आप है ना मुझे आगे बढ़ने दो, क्या पता आगे बढ़ने दो, क्या पता कैसी सिचुएशन आए इन फ्यूचर, मुझे कुछ काम करना पड़े, मुझे जॉब करनी पड़े और
उसके बाद मैं उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मुझे कैसी सिचुएशन आई तो मैं स्टेबल हूँ अपने आप में, इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ने दो आगे। फिर पेरेंट्स ने मुझे इसमें भी सपोर्ट किया। स्टार्टिंग जो रोल मॉडल होते हैं वो माँ बाप होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी का सपोर्ट मिल जाता है ना, हल्का सा सपोर्ट मिल जाता है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना वो हम क्लियर करते हुए चले जाते हैं। शादी से पहले माँ बाप का सपोर्ट और फिर शादी के बाद फिर हस्बैंड का सपोर्ट, एक लड़की की लाइफ में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन्स को है ना किसी की जरूरत नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि उनकी शादी में खर्चा होगा, बच्ची की सेफ्टी की में दिक्कत होगी, बच्ची को आगे पढ़ाने में खर्चा होगा, बेटे कौन सा आगे रहते हैं, बेटे भी तो हैं, शादी उनकी भी करनी पड़ती है, बराबर खर्चा होता है। मुझे याद है मैं 12th क्लास में थी और मैं गाँव गई थी अपने नाना के यहाँ, तो मैंने नोटिस किया वहां पर एक बेटे के चक्कर में एक छोटा, दो छोटा, तीन छोटा, उन्होंने 5-5 लड़कियां एक के बाद एक, 5-5, 6-6 बच्चे हो रखे हैं। मतलब उन औरतों पे भी क्या प्रॉब्लम होती होगी, उनको भी कितनी दिक्कत होती होगी। प्रेशर, एक बेटे के चक्कर में मेंटली प्रेशर दिया जाता है उनको। और बेटा क्या है, देखो एजुकेशन का खर्चा बराबर होता है। ये सोचते हैं शादी का खर्चा बराबर होता है लड़का लड़की का, और उसको इतना काबिल बनाओ ना कि तुमको दहेज देना ही नहीं पड़े। और आजकल तो दहेज वैसे भी बैन है। उसको इतना काबिल बनाओ, लड़की को इतना पढ़ा के काबिल बनाओ कि वो तो तुम्हारा नाम जो है बेटे से ज्यादा बेटी रोशन करे। बेटी तुम्हारा हर पल, हर शादी के बाद भी तुम्हारा साथ देगी। सारे बेटे खराब नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, ऐसे कंपटीशन वगैरह नहीं कहना चाहती, पर मैं कहती हूँ जितना बेटे को सपोर्ट करते हो ना, अगर बेटी को भी उतना प्यार और उतना सपोर्ट दोगे ना, तो वो भी तुम्हारा नाम रोशन करेगी और बेटों से ज्यादा करेगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, है तो वो इंसान ना, उसके अंदर दोनों में जान है ना, तो बेटियों को मारो मत, गर्भ में मत मारो उनको जीने का हक दो, उनको आगे पढ़ने का हक दो, उनको कुछ करने का हक दो, और देखो वो किस तरीके से आपका खुद नाम रोशन करेंगे। अगर बेटों को भी ये सिखाओ कि वो जेंडर इक्वालिटी रखें, वो दूसरे की बेटी की रिस्पेक्ट करें, तो आप अपने बेटों से शुरुआत करोगे इस चीज की, तो बाकी आपकी खुद की बेटियां भी आगे सेफ रहेंगी। उनको सिखाओ, उनको सारी चीजें समझाओ, उनके साथ एज अ फ्रेंड डिस्कशन करो। सारे बेटियों को ऐसे अलग मत समझो, वो भी इंसान है। वो आजकल गाँव में भले ही होता होगा, लेकिन आई थिंक मुझसे ज्यादा लोग समझदार हो रहे हैं बेटियों को लेके, कि बेटियों को अपने बेटों से बढ़कर रखने लगे हैं। ये थोड़ी सी अवेयरनेस गाँव में और देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी संदेश से अगर किसी की भी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं तो मुझे इससे सबसे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये तो परम सत्य है कि बेटियां किसी से कम नहीं। आज के समय में प्रत्येक बेटियां बेटों के समान ही आगे बढ़ने और जीत हासिल करने का हौसला रखती हैं। बस उन्हें आवश्यकता होती है पारिवारिक सहयोग की। जरा सोचें, अगर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, पूर्व क्रिकेटर मिताली राज, भारत की पहली IPS अधिकारी किरण बेदी, पहली महिला पायलट हरिता देओल और ऐसे ही कई सफल महिलाओं को अगर पारिवारिक समर्थन और सहयोग नहीं मिला होता तो क्या वो आगे बढ़ पाती? निस्संदेह नहीं दोस्तों, क्योंकि किसी भी बच्चे को और विशेष रूप से बेटियों को आगे बढ़ने की हिम्मत और सपोर्ट परिवार से ही मिलते हैं। अतः बेटियों को सपोर्ट करने, उनका मनोबल बढ़ाने और हर प्रकार से उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि वर्तमान में बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा और उन्हें हर प्रकार से सपोर्ट करने में सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। विशेष रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों को लेकर एक मंत्र दिया है, बेटा बेटी एक समान, आइए कन्या के जन्म का मनाएं उत्सव। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए
किसी माँ के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तो श्रोताओं, ये तथ्य तो सर्वविदित है कि जब भी भारतीय बेटियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मिले, तो उन्होंने हर बार इतिहास रचने का काम किया है। चाहे वो अंटार्कटिका में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाली पहली इसरो महिला वैज्ञानिक मंगला मणि हो, या चंद्रयान 2 मिशन के मिशन निदेशक के ऋतु करिधाल, या फिर चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया वनिता, अथवा भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। इन सब के आगे बढ़ने में इनके माता पिता और परिवार का सहयोग अवश्य रहा है। और इसी प्रकार अगर हमारी हर बेटी को मात्र सहयोग और आगे बढ़ने का हौसला मिल जाए तो वो भी इतिहास रचने की क्षमता रखती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटियों के लिए वरदान साबित हुआ है और इस अभियान के आरंभ होने से नए भारत की नई तस्वीर सामने आई है, जहां लोग अब बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर सदैव प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, अब समय हो गया है कार्यक्रम को संपन्न करने का। जाते जाते हम भी आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि कोई भी अपने बेटा और बेटी में कोई फर्क ना करे, बल्कि दोनों को समान अवसर, समान शिक्षा और समान लालन पालन करते हुए मानवता के मार्ग पर चले। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।